बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को आप किस तरह आंकते हैं अभी के परिदृश्य में? वो तो देखिए, वो परिस्थिति बस वो लोग का है। जी आप देखे होइएगा पीछे किस तरह से साजिश करके चिराग पासवान जी को 2020 में अलग से चुनाव लड़ाया गया, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि जदयू का सर्वनाश हो जाए। जी इसी के तहत, लेकिन अभी कुछ मजबूरियां हैं, दोनों लोगों की मजबूरियां हैं, दोनों लोग आपस में अपना गठबंधन करके चल रहे हैं। जो दो उप मुख्यमंत्री हैं कि वो एक उप मुख्यमंत्री से भी काम हो सकता था, दो उप मुख्यमंत्री को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहीं ना कहीं वो लोग का अपना इंटरनल पॉलिसी है जो जी। उप मुख्यमंत्री दिए हैं, और आप देखिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री को, दोनों में किसी से किसी को बनता नहीं। जी इसी के तहत कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोग बनाए हैं, जी उनका अपना मामला है। आप आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार से हार गए, उस अनुभव से आपने क्या सीखा? देखिए, उस अनुभव से हमने सीखा कि किस तरह से सरकार और प्रशासन जो है चोरी कर रहा है। आप पता करिएगा कि जब एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव में हम जीते हुए थे जी और हमको छल प्रपंच करके साजिश के तहत 17 वोटों से हराया गया। जी इसकी याचिका हम लोगों ने उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने दायर किया है, और बहुत जल्द साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी उसी क्रम में देखिएगा तो आज के समय में जो वोट चोरी का काम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है और जो केंद्र का एनडीए सरकार है उसके द्वारा कराया जा रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। राजनीति में आने के बाद क्या आपके व्यवसाय पे भी कुछ असर पड़ा? नहीं, वो तो हमारा पूरा जो व्यापार है, जी। हमारे जो एम्प्लॉई हैं, हर एक डिवीजन है उसके डिपार्टमेंटल हेड है, वो लोग अपना करते हैं, हम लोग भी अपना पूरा सिस्टम से काम चलता है, कहीं कोई परेशानियां नहीं है, सबका समय निर्धारित है, सभी काम पूरे स्मूथ तरीके से चल रहा है, चाहे राजनीतिक कार्य हो चाहे व्यापारिक कार्य हो। नमस्कार देशवासियों, मेरा नाम मनीष यादव है। आज के इस खास पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं गोपालगंज जिला के सदर क्षेत्र में। यहाँ पे राजद के जिला अध्यक्ष श्री दिलीप सिंह जी से मिलने। आपने देखा होगा कि बैकुंठपुर में हमने मंजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी और प्रेम शंकर यादव जी का पॉडकास्ट किया था। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जनता का ये भी कहना था कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे युवक रहते हैं, एक ऐसे युवा रहते हैं जो सबसे पहले उद्योगपति थे, उसके बाद उन्होंने समाज सेवा में भी अपना एक हॉस्पिटल खोला, जो काफ़ी अच्छा एक पहल है, और साथ में ये एमएलसी का भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं कि इनके पास हर एक क्षेत्र में लगभग एक अच्छा पकड़ है, और कहीं ना कहीं इनका जो समझ है वो आपको देखने को मिल सकता है कि कैसे हम सभी चीज़ों में, कैसे हम एक जैसा कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए आज हम हैं श्री दिलीप सिंह जी के साथ, जो जिला अध्यक्ष है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही जो भी दर्शक हैं सबका प्रणाम, नमस्कार जी। तो सबसे पहले सर हम बात करना चाहेंगे, आप अपने बचपन के दिनों के बारे में बताइए कि उस वक्त आपका क्या सपना था? जस्ट लाइक बिजनेस में ही आना था या कुछ और आप सोचते थे? देखिए, पहले सबसे बड़ी चीज है जी कि हमारा शुरू से यह उद्देश्य रहा है कि नौकरी करके तो हम सिर्फ अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जी लेकिन अगर हम उद्योग के क्षेत्र में आते हैं, लोगों को रोजगार उन्मुख बनाते हैं, तो आने वाले समय में हम निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, एक विकसित बिहार बना सकते हैं, एक विकसित गोपालगंज बना सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने उद्योग के क्षेत्र में अपना कदम रखा, और आज के समय में बहुत सारे युवा हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में और उनको स्वरोजगार से जोड़ने में जी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 3 स्टेट में हम अपना स्टार्टअप अपना किए हैं। जी। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पढ़ाई लिखाई मतलब बिहार में ही हुई या कहीं बाहर जाके हुआ? नहीं, हम अपने प्राथमिक शिक्षा अपने गांव में हुआ, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बरौली हमारा प्रखंड है, वहाँ हुआ। फिर उच्च शिक्षा के लिए हम यहाँ गोपालगंज में पढ़े हुए हैं। तो हम बाहर से नहीं पढ़े हैं, और हम यहीं से पढ़े हैं, बढ़े हैं इसी मिट्टी पे, और इस मिट्टी का कर्ज भी है, और इस मिट्टी का कर्ज हम चुका रहे हैं। अभी प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सकता है उतना चुकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, राजनीति जैसे फील्ड में आप किसको अपना मतलब प्रेरणा स्रोत मानते थे कि आपने इस तरफ अपना कदम बढ़ाया? देखिए, प्रेरणा स्रोत का जहां तक बात है, कहीं ना कहीं अच्छाई, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और समाजवाद की जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर हमने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा है। और निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं, और संविधान
की अधिकार और आम आदमी को अधिकार देने में, उनको मुख्य धारा से जोड़ने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान जी। रहा है। तो इसी से प्रभावित होकर हमने राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपना राजनीतिक जीवन का शुरुआत किया। जी, आप हरिओम फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक भी हैं साथ में, तो आप अभी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और ये आइडिया कैसे आया आपके पास? देखिए, हम लोग अगर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करें जी तो हमारे कंपनी में लगभग 500 से ज्यादा कर्मचारी, हमारा जो ग्रुप कंपनी है, जी हरिओम फीड्स है, हरिओम ब्रीडिंग है, हरिओम एग्रो है, जी इसी तरह से हरिओम अर्बन टेक है, इस तरह से कई सारे हमारे ग्रुप्स हैं। सभी ग्रुप को मिला दीजिएगा तो 500 से ऊपर लोगों को हमने सीधी नौकरियां दी हैं। जी और स्वरोजगार से जोड़ने का जहां तक बात है, आत्मनिर्भर बनाने का जो बात है, हम ग्रामीण क्षेत्र में उनको शून्य लागत पे युवाओं को, महिलाओं को, ग्रामीण क्षेत्र के जो वृद्धजन हैं जी उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में अगर देखिएगा तो लगभग आज के समय में 15,000 किसान हमसे जुड़े हुए हैं। अच्छा। लगभग जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको शून्य लागत दर पे हम लोग उनको औसत आय 25 से 30 हजार रुपया महीना औसत आय, जी किसी किसी का 70-80 हजार भी है, जी हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं और उसको कमाने का काम कर रहे हैं, उनके परिवार में खुशियां लाने का काम कर रहे तो हैं। आप इसी क्षेत्र में मतलब आपको कहाँ से मोटिवेशन मिल गया कि मुझे फीड्स जैसी चीजों में आगे बढ़ना है? नहीं, देखिए इसका मोटिवेशन क्या है, पढ़ाई लिखाई करते वक्त फिर हम लोगों ने इसको, यह जिस क्षेत्र से हम आते हैं, जी, जो हमारा कृषि आधारित क्षेत्र कृषि है। आधारित क्षेत्र है, इसमें अगर देखिएगा तो जो हम व्यापार कर रहे हैं इसमें हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के युवा को, वृद्धजन को, महिलाओं को रोजगार से जोड़ते हैं, स्वरोजगार से जोड़ते हैं। इसके अलावा हम लोग किसान का जो प्रोडक्ट होता है, मक्का है, सोया है, बाजरा है, चावल का टुकड़ा है, जो बायो प्रोडक्ट है, जी जो वेस्टेज मटेरियल है, जो किसान को, उनको भी आमदनी बढ़ाने की दिशा में हम लोग काम करते हैं। उनका प्रोडक्ट हम लोग सीधे लेते हैं जी और फिर पशु आहार, किसानों को अच्छी गुणवत्ता का पशु आहार देते हैं, जिससे दूध में फैट एसएनएफ बढ़ता है, उससे उस किसान का जो आमदनी है, दूध का जो दाम है वो बढ़ जाता है। जी तो इस दिशा में भी हमारी कंपनी काम करती है। वो चाहे मुर्गी पालन से जुड़े लोग हैं, पशुपालन से जुड़े लोग हैं, या फिर कृषि से जुड़े लोग हैं, सभी लोगों को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते हैं। और हम लोग किसान को भी प्रोत्साहित करते हैं कि आप अच्छे क्वालिटी का मक्का का उत्पादन करिए, लगाइए, उसको अच्छा से अच्छा बीज लगाइए जिससे आपका उत्पादन बढ़े, उसको हम लोग आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। बाजरा का उत्पादन होगा, जो चावल का टुकड़ा होता है, जो आदमी के खाने में नहीं लगता है, उसको हम लोग लेने का काम करते हैं। इसके अलावा किसान के पास जो राइस ब्रान होता है, राइस ब्रान को भी हम लोग लेते हैं। वो बहुत सारा चीज है जो एग्रीकल्चर, सोया प्रोडक्ट लेते हैं। जी तो किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और किसानों का प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, उसको पैसा देते हैं, जी उससे आमदनी बढ़ता है। वो प्रोडक्ट से हम लोग मुर्गी दाना, पशु आहार या और भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने का काम करते हैं, जिससे, और उसको हम लोग पशुपालक को, मुर्गी पालक को देते हैं, उससे उनकी आमदनी बढ़ती है। तो निश्चित रूप से एक ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को, वृद्ध महिलाओं को, या जो भी बुजुर्ग जन हैं, जी उनको हम लोग आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाते हैं। अभी कुछ समय पहले जब मैं दंगसी जा रहा था, दंगसी मठ वहां जा रहा था, तो वहां पे लोगों से मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं। तो उन लोगों का कहना था कि दिलीप सिंह जी ने एक नया हॉस्पिटल का शुरुआत किया है उसी रोड में, तो उसके बारे में जरा बताएं। हरिओम सेवा संस्थान के नाम से शायद वो है। हाँ, हरिओम जन सेवा संस्थान का स्थापना हमारे पूरे परिवार, हमारे पिताजी, माताजी, हमारे भाई लोग हैं, उनके द्वारा हम लोग ने सामूहिक, हम लोगों ने एक प्रयास और एक सोच रखा जी कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत ऐसे लोग हैं जो शहरों में जाकर इलाज नहीं करा पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे भी वृद्धजन हैं जो जाने में असमर्थ हैं। जी कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो सुविधा के, दवाई के, इलाज के अभाव में अपना दम तोड़ देते हैं। और उसी समय कोरोना का समय चल रहा था, जब 2020 में, उस समय लोगों को बेड नहीं मिल रहा था, समुचित इलाज नहीं मिल रहा था। उसी समय हम लोगों ने उसका सितंबर 2020 में हम लोगों ने उसका शिलान्यास किया था जी और वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ। और 9 अप्रैल को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा आम आदमी के लिए उसको समर्पित हम लोगों ने किया और हमारे नेता आए, उसका उद्घाटन किए। अभी जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वृद्धजन हैं, महिलाएं हैं, सभी तरह का इलाज वहां पे हम लोग निःशुल्क देने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सुविधा हम लोग दे रहे हैं, और आप एक बार
आप भी जाइएगा, उस अस्पताल का निरीक्षण करिएगा। जिस तरह का अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था दिया है, जिस तरह का अस्पताल हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में बनाया है, उस तरह की व्यवस्थाएं आपको शहरी क्षेत्र में भी नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रयास यह है कि आने वाले समय में जो भी सुविधा बड़े शहरों में मिलता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर बड़े शहरों में मिलते हैं, वह निःशुल्क हम लोग वो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोगों को भी देने का काम करें, जिससे कोई भी गरीब व्यक्ति कोई भी पैसे के अभाव में, दवा के अभाव में अपना दम न तोड़े। यह हम लोगों का प्रयास है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। आने वाले समय में और भी सुविधाओं का हम लोग उसमें विस्तार करेंगे और प्रयास रहेगा कि जितने लोगों की हम लोग सेवा कर सकते हैं उतना करें और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़े। तो इसी में पूछना चाहूंगा, बिजनेस और समाज सेवा दो अलग अलग क्षेत्र हैं, इन दोनों में कैसे आप संतुलन बना के रखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज जो है जी, आप अगर मनुष्य हैं जी, तो मनुष्य के काम नहीं आते हैं तो आप मनुष्य नहीं हैं। जी, अगर मनुष्य योनि में अगर हम लोगों का जन्म हुआ है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है, ऊपर वाले ने भी बहुत आशा और विश्वास के साथ भेजा है कि आपको हम मनुष्य बना कर भेज रहे हैं, तो मनुष्य हैं तो मनुष्य के काम आइए, मनुष्य की सेवा करिए, गरीब असहाय की सेवा करिए। तो यह कैसे होगा? व्यापार से होगा। व्यापार से हम लोग कमाते हैं, उसका कुछ अंश जो है हम लोग समाज के लिए खर्चा करते हैं, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे किसी को आर्थिक जरूरत हो, हर क्षेत्र में हम लोग प्रयास करते हैं कि जितना हम लोग कर सकते हैं किसी के लिए, किसी का भी मदद, जैसे मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, खिलाड़ी हैं, जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो पैसे के अभाव में अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अपना सपना, तो उनकी भी हम लोग हर संभव प्रयास करते हैं कि उनको भी मदद करके, प्रतिभा किसी हालत में दबे नहीं, गरीब किसी हालत में दवा इलाज के अभाव में दम नहीं तोड़े, उसको ये न लगे कि हम गरीब हैं और हमको ये सुविधा नहीं मिल सकता है। इस क्षेत्र में भी हम लोग काम करते हैं। बहुत सारी बच्चियां हैं, अनाथ बच्चियां हैं, जो जिनकी शादी में समस्याएं आ रही हैं, वो शादी वो परिवार नहीं कर सकता है, उसका भी शादी जो भी रूपरेखा कन्याओं का शादी, उसमें भी हम लोग यथासंभव जितना हो सकता है मदद करने का, हमारे पिताजी अब तक 50 से ऊपर कन्याओं का कन्यादान भी कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग ये सब काम करते रहते हैं। यह सामाजिक और व्यापारिक दोनों संतुलन है। हम लोग कमाते हैं, उसका कुछ अंश जो है समाज सेवा को भी दे देते हैं। जी, राजनीति में आने के बाद क्या आपके व्यवसाय पे भी कुछ असर पड़ा? नहीं, वो तो हमारा पूरा जो व्यापार है, हमारे जो एम्प्लॉय हैं, हर एक डिवीजन है, उसके डिपार्टमेंटल हेड हैं, वो लोग अपना करते हैं। हम लोग भी अपना पूरा सिस्टम से काम चलता है, कहीं कोई परेशानियां नहीं है। समाज सेवा में भी समय देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देते हैं, व्यापार में भी थोड़ा बहुत अपना समय देते हैं। कहीं सबका समय निर्धारित है, सभी काम पूरे स्मूथ तरीके से चल रहा है, चाहे राजनीतिक कार्य हो, चाहे व्यापारिक कार्य हो, पूरा तरीके से, कहीं कोई समस्या नहीं। इसके बाद हम आएंगे राजनीति और आरजेडी के ऊपर, ये दूसरा भाग है हमारा। आप आरजेडी से एमएलसी का चुनाव लड़े थे और बीजेपी प्रत्याशी राजीव कुमार से हार गए। उस अनुभव से आपने क्या सीखा? देखिए, उस अनुभव से हमने सीखा कि किस तरह से सरकार और प्रशासन जो है चोरी कर रहा है। अभी उसी क्रम में देखिएगा तो आज के समय में जो वोट चोरी का काम चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है और जो केंद्र का एनडीए सरकार है उसके द्वारा कराया जा रहा है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। आप पता करिएगा कि जब एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें चुनाव में हम जीते हुए थे और हमको छल प्रपंच करके साजिश के तहत 17 वोटों से हराया गया। इसकी याचिका हम लोगों ने उच्च न्यायालय पटना में हम लोगों ने दायर किया है और बहुत जल्द साफ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी देखे होइएगा हरियाणा में भी इस तरह का हुआ, एक सरपंच को वहां हरा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिकाउंटिंग हुआ, रिकाउंटिंग में 51 वोटों से सरपंच जीता। तो निश्चित रूप से ये जो चुनाव आयोग का जो ये खेल चल रहा है और केंद्र की जो सरकार है, इसका जो एक साजिश के तहत लोगों को हराने का काम हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम हो रहा है, इसके खिलाफ में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी पूरा बिहार के वोटर का अधिकार बचाओ यात्रा के तहत पूरे बिहार की 17 तारीख से यात्रा शुरू किए हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन किसी भी सूरत में वोट चोरी होने हम लोग नहीं देंगे, इसके लिए संकल्पित है। तो क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो एमएलसी का चुनाव था उसमें कहीं ना कहीं पूरा तरह से चुनाव आयोग और एनडीए की गठबंधन जो है वो मिलकर आपको हराने का प्रयास की? एकदम पूरा, आप किसी से पूछिएगा, लोगों ने हमको नहीं हराया, जनप्रतिनिधियों ने नहीं हराया, पूरे तरीके से प्रेम स्नेह हमको अपार मिला, लेकिन साजिश के तहत प्रशासन के द्वारा हमको हराया गया 17 वोटों से। हम नहीं कह रहे हैं,
पूरा जिला में कहीं पूछिएगा, किसी से पूछिएगा, सभी लोग कहते हैं और 17 वोटों से हमको हराने का काम किया। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, आप एज ए जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, जो अभी SIR रिपोर्ट जो आई है उसमें सबसे ज्यादा वोट आपके गोपालगंज से ही काटे गए 3,10,000, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह साजिश के तहत काटा गया है। कुछ तो जेन्युइन है, जो जिसका मृत्यु हो गया है जी, वो ठीक है, जो लोग परमानेंट शिफ्टेड हैं उनका भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारा गोपालगंज जो जिला है, जी, हमारे गोपालगंज जिला में बहुतायत लोग ऐसे हैं जो कमाने के लिए होली में जी, होली बिताकर बाहर जाते हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, जी, आंध्रा, हर एक जगह पूरा जी, देश में जाते हैं, कमाने जाते हैं, और जब दीपावली और होली का समय होता है तो वापस आते काटे हैं। हैं, जी, और उन लोगों को अब्सेंट के नाम पे उनका नाम काटा गया है। जी, तो कहीं ना कहीं उनको वोट के अधिकार से, जो गरीब आदमी है, जो पलायन मजबूरी में कर रहा है, जी, तो सरकार पलायन तो रोक नहीं रहा है, जी, और साजिश के तहत उनका नाम काट रहा है, अधिकार छीना जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है, उनका नाम कट जाएगा तो यह भी साजिश है कि उनको राशन कार्ड से नाम काटा जाएगा, उनको जो सरकारी सुविधाएं, जो पेंशन मिल रहा है, पेंशन से नाम काटा जाएगा। यह साजिश के तहत हो रहा है, उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। इसी के तहत यह सोची समझी साजिश है, और इसी के तहत गोपालगंज में सबसे ज्यादा वोट कटा है। जी। इसके बाद मैं पूछना चाहूंगा, गोपालगंज जिले में आरजेडी की ताकत और कमजोरी आप कैसे आंकते हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो देखिए, गोपालगंज में राष्ट्रीय जनता दल, पूरे जो भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं, चुनाव के लिए तैयार हैं। और आने वाले 2025 का जो अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होगा विधानसभा में, गोपालगंज का 6 विधानसभा सीट हम लोग जीतेंगे, और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, और युवाओं का के हाथ मजबूत हो गए, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, पलायन रुकेगा, रोजी रोजगार बढ़ेगा, अपराध रुकेगा, और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। इसके लिए हम लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे, तभी यह संभव होगा। जी, तो आप लोग हमेशा जैसे पटना जाते रहते होंगे, जो भी आप लोगों को रूपरेखा मिलती होगी, तो आरजेडी में आपको किस वरिष्ठ नेता का सबसे ज्यादा मार्गदर्शन मिलता है, अगर आप कुछ बताना चाहें? नहीं, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हमारे जितने भी सम्मानित प्रदेश स्तर के जो नेता हैं, जी, उनका हमेशा से मार्गदर्शन प्राप्त होते रहता है। और सबसे जो बड़ी चीज है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो मजबूत इच्छा शक्ति है, और जिस मजबूती के साथ नेतृत्व करते हैं, जी, और आम आदमी के लिए, दलित, शोषित, वंचित, किसी जाति धर्म समुदाय के, वो सबके लिए खड़ा रहने का काम करते हैं, उनके हक अधिकार के लिए खड़ा रहने का काम करते हैं। उनका जो ये मोटिवेशन है, उनका जो दृढ़ संकल्प है, सबसे हम लोगों को मजबूती देता है। जी, आज की राजनीति में जातीय समीकरण की भूमिका कितनी अहम है? देखिए, जातीय समीकरण तो है, जी, निश्चित रूप से लोग जातीय आधारित अपना कर रहे हैं, लेकिन आज के समय में आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जिस विजन के साथ 17 महीने के कार्यकाल में युवाओं को सरकारी नौकरी देने से लेके स्वरोजगार की दिशा में उद्यमी योजना के तहत लोग युवाओं को जोड़ने का काम किया है, जिस तरह से IT पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, मिशन 60 के तहत अस्पतालों की व्यवस्था से लेके सारी व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किए हैं, निश्चित रूप से सभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय के जो युवा हैं, जो महिलाएं हैं, आज के समय में तेजस्वी यादव जी के प्रति आकर्षण है, और सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर अब की बार तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तेजस्वी जी बनेंगे तो निश्चित रूप से बिहार में सभी का भला होगा, कल्याण होगा। जी, आपकी नजर में बिहार की राजनीति में आरजेडी की भविष्य की भूमिका कैसे होगी? देखिए, भविष्य क्या है, आप देख लीजिएगा, तो 1990 से लेकर अभी तक बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, सिर्फ 2010 को छोड़ दीजिएगा, तो सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रहा है। तो जब राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी रही, तो ऐसे तो रही नहीं, लोगों का प्यार और समर्थन रहा है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल का ही भविष्य है, और लोग राष्ट्रीय जनता दल में ही अपना भविष्य तलाश रहे हैं। साजिश के तहत भले जो भी सरकार नहीं बने या गठबंधन करके लोग बना लेते हैं, लेकिन आप आंकड़ा देखिएगा तो सिर्फ 2010 को छोड़ दीजिएगा, तो पूरे बिहार में 1990 के से लेके 2020 तक जो भी चुनाव हुए हैं, सबसे बड़ी पार्टी विधानसभा में राष्ट्रीय जनता दल। इसके बाद हम अब आखिरी सेक्शन है हमारा 2025 विधानसभा चुनाव और भविष्य के ऊपर। 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी की क्या रणनीति रहने वाली है, क्योंकि विपक्ष तो अपना रणनीति अपना रहा है, जैसे भी आप बता रहे हैं कि SIR के जरिए, तो आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हम लोग कभी भी छल कपट वाला हमारे नेता राजनीति नहीं करते हैं। हमारे नेता हमेशा विकास की बात करते हैं,
जो आज के डेट में भ्रष्टाचार है, अफसरशाही है, जी। उसको खत्म करने की बात करते हैं। युवाओं के हाथ मजबूत करने के, नौकरी के माध्यम से बात करते हैं। पलायन रोकने की बात करते हैं। आईटी पॉलिसी लाने की बात करते हैं। आईटी हब बनाने का, आईटी पार्क बनाने की बात करते हैं। शिक्षा व्यवस्था सुधार करने की बात करते हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं सुविधा बेहतर करने का बात करते हैं। खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल करने का बात करते हैं। जी। पर्यटक कैसे बिहार में आए, पर्यटकों की संख्या बढ़े, उसकी बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नेता इस पे बात करते हैं और इसी पॉलिसी पे काम भी कर रहे हैं। अभी माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक माता बहनों को 2500 रुपये की राशि देने का वादा किए हैं। बहुत सारे वादा किए थे, तो इसको तो नकलची सरकार ने चुराने का काम किया। कहीं ना कहीं वो लोग हतोत्साह हैं, लेकिन अभी हमारे नेता के पास विजन बहुत है और यह प्रूव करता है जो उन लोगों ने नकल किया कि उनके पास कोई विजन नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो सोच है, उनके पास जो शक्ति है विकास विकसित बिहार बनाने का, उस शक्ति को में से कुछ चीजों को नकल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितना नकल करिएगा, पूरा तेजस्वी यादव जी के पास बहुत सारे विजन्स हैं। देखिएगा आने वाले समय में हमारे थावे को पर्यटक स्थल को बनाने के लिए 100 करोड़ की राशि देने का काम किए। गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 300 करोड़ की राशि आवंटित करा दी। जमीन का आवंटन हो गया, अभी तक उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम एनडीए की सरकार ने किया है। तो निश्चित रूप से इसी विजन पे हमारे नेता सिर्फ बात विकास की करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। कभी जाति धर्म समुदाय संप्रदाय या आपस में मतभेद पैदा करने का कभी बात नहीं करते। तो हमारे नेता का यही विजन है जी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप खुद को भी 2025 विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, हम एक पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। अगर पार्टी हमको टिकट देने का काम करती है तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे जी। यह पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है और नेतृत्व जो कहेगा, एक पार्टी के सिपाही होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते जो भी निर्णय होगा शीर्ष नेतृत्व का, उस नेतृत्व के निर्णय को सर्वमान्य जी। इसके बाद मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि गोपालगंज विधानसभा जिले की सबसे बड़ी समस्या आप किसे मानते हैं और उसका समाधान कैसे हो सकता है, और जनता जानना चाह रही हो। गोपालगंज जिले का 2 समस्या है। आप एक समस्या पूछे हैं। पहला समस्या है यहाँ यूनिवर्सिटी। यहाँ यूनिवर्सिटी की स्थापना होना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अभाव में यहाँ के जो युवा हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अभी यहाँ जो भी कॉलेजेस हैं वो जेपी यूनिवर्सिटी से उसके अंतर्गत आते हैं और जेपी यूनिवर्सिटी की अगर व्यवस्था आप देख लीजिएगा तो जेपी यूनिवर्सिटी का सत्र जो है 2 साल 3 साल 4 साल पीछे चल रहा है। तो निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य अंधकार करने का काम यह सरकार कर रही है। तो सबसे बड़ा यहाँ यूनिवर्सिटी का समस्या है। इसको पूरा करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करेंगे। जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो गोपालगंज को यूनिवर्सिटी मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे नेता कहते हैं कि नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए आपको पलायन से रोकने का जिम्मा तेजस्वी यादव जी की है। दूसरी समस्या है बाढ़ की समस्या है। हमारे दियारा क्षेत्र के जो भी लोग हैं बाढ़ की समस्या से परेशान रहते हैं। उसके बाद जब बरसात का समय आता है तो कब बांध टूट जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके पक्कीकरण के लिए हमारे नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं उनके और बैकुंठपुर के माननीय विधायक प्रेमशंकर यादव जी के प्रयास से 2022 में सैंक्शन हुआ। जब हम लोगों का सरकार ये इंडिया गठबंधन का था, नीतीश कुमार जी हम लोग के महागठबंधन में शामिल हुए थे, उसी समय का प्रपोजल है और पूरा बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का जो बांध है वो पक्कीकरण हो गया है। आने वाले समय में हमारे जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो बरौली विधानसभा जहां से शुरू होता है वहां से लेकर कुचायकोट विधानसभा जहां तक खत्म होता है वहां तक बांध का पक्कीकरण करने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करेंगे और जो भी हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे विधानसभा में जाएंगे उनके द्वारा किया जाएगा और बाढ़ से मुक्ति मिलेगा जी। और अंदर के क्षेत्र में भी रिंग बांध है उसको भी दुरुस्त करेंगे ताकि कुछ फसलें जो हैं वो बच जाएं और बाढ़ से मुक्ति दिलाने का काम हमारे नेता तेजस्वी यादव जी करेंगे। इसमें मैं एक अपने तरफ से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको यहाँ से टिकट मिलता है और आप विधायक चुने जाते हैं तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? तीनों प्राथमिकता में है। स्वास्थ्य बेहतर मिले जी, बेहतर शिक्षा मिले जी, और रोजगार मिले जी। यह हमारे नेता का भी विजन है, वो मेरा भी विजन है। और गोपालगंज का अगर देखिएगा तो 2 समस्या तो बोले ना, ये 2 समस्या हर हाल में पूरा किया जाएगा।
गोपालगंज में अच्छे अच्छे औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना किया जाएगा और बाहर से इन्वेस्टर को भी बुलाया जाएगा। बहुत सारे बिहार के लोग भी हैं जी जो यहाँ जमीन के अभाव में, यहाँ व्यवस्था के अभाव में, जी यहाँ अफसरशाही के कारण यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाकर करते हैं। जी। उसमें भी रोक लगे। तो क्या आप मानते हैं कि अभी की जो सरकार है वो अफसरशाही को ज्यादा बढ़ावा दे दी है? बिल्कुल, आप देख लीजिए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आप इतना ज्यादा जी घुसखोरी का माहौल है, किसान परेशान है, दाखिल खारिज के नाम पे, सर्वे के नाम पे जो लूट मचा हुआ है। जी आप थाने पे चले जाइए, किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है। जी। तो इस पे हमारे नेता काम करेंगे और इसमें अंकुश लगना चाहिए। सिंगल विंडो का स्थापना होगा। जो भी उद्योगपति होंगे, उद्यमी होंगे, उनको रोज किसी भी विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सिंगल विंडो पे उनका काम होगा, एक पोर्टल होगा, एक ही पोर्टल पे उनको सारी तरह की सुविधाएं मिलेगी। किसी तरह का अधिकारी के द्वारा, पदाधिकारी के द्वारा उनको परेशान नहीं किया जाएगा। इसके बाद मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन सरकार को आप किस तरह रखते हैं अभी के परिदृश्य में? वो तो देखिए, वो परिस्थिति वश वो लोग का है। जी आप देखे होइएगा पीछे किस तरह से साजिश करके चिराग पासवान जी को 2020 में अलग से चुनाव लड़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चाहती है कि जदयू का सर्वनाश हो जाए। इसी के तहत, लेकिन अभी कुछ मजबूरियां हैं, दोनों लोगों की मजबूरियां हैं, दोनों लोग आपस में अपना गठबंधन करके चल रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि जो दो उप मुख्यमंत्री हैं कि वो एक उप मुख्यमंत्री से भी काम हो सकता था? शायद तेजस्वी जी के टाइम में शायद उन्होंने खुद डिप्टी सीएम रहते हुए किया है, तो अभी दो उप मुख्यमंत्री को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो कहीं ना कहीं वो लोग का अपना इंटरनल ये पॉलिसी है, दो उप मुख्यमंत्री दिए हैं। और आप देखिए कि दोनों उप मुख्यमंत्री को, दोनों में किसी से किसी को बनता नहीं जी। इसी के तहत कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए लोग बनाए हैं जी, उनका अपना मामला है। जी। तेजस्वी यादव को आप बिहार का भविष्य मुख्यमंत्री मानते हैं या किसी और को आरजेडी में? तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही पूरे बिहार का भविष्य छिपा हुआ है जी और उन्हीं के हाथों से बिहार का कल्याण होगा, समृद्ध बिहार बनेगा, नया बिहार बनेगा, विकसित बिहार बनेगा, पलायन मुक्त बिहार बनेगा। जी। तो जंगल राज का जो सवाल बार बार विपक्ष खड़ा कर दे रही है चुनाव में, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जंगल राज तो सोची समझी साजिश है जी और एक नैरेटिव सेट किया जाता है जी। उस नैरेटिव के तहत उन लोगों ने ये किया है, इस पे हम नहीं जाएंगे। जी। आखिर के दो सवाल है मेरे। अगर 2025 में आरजेडी सत्ता में आई तो जनता को पहले 100 दिन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? हम तो बोले ना, पहला काम होगा माई बहन मान योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 2500 की राशि उनके खाते में जाएगी, जिससे किसी भी महिला को अपने पति पे, अपने बेटे पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, किसी के आग से पैसा नहीं मांगने की जरूरत होगी। जो भी जरूरत होगा उसको पूरा करने का संकल्प तेजस्वी यादव जी ने लिया है। पहला काम ये होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधा मिले उसका प्रयास किया जाएगा। मिशन 60 के तहत 60 दिनों में ही तेजस्वी यादव जी ने अस्पतालों की व्यवस्था सुधारने की दिशा में काम किए और उसमें आप देखिएगा तो पूरे बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग में लापरवाह डॉक्टर थे, 500 से ऊपर डॉक्टरों को बर्खास्त करने का भी काम तेजस्वी यादव जी ने किया। आप बताइए, सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे जाते हैं? सरकारी अस्पतालों में किसके बच्चे जाते हैं? गरीब लोगों के जाते हैं, चाहे किसी भी जाति, धर्म, समुदाय, संप्रदाय के हो। तो क्या गरीब व्यक्ति को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? तो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पलायन रोकने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, एक बेहतर बिहार, एक संकल्पित बिहार, एक नया बिहार बनाने के लिए पूर्ण संकल्पित है और तेजस्वी यादव जी ही कर सकते हैं। आप ही किए हैं और आप ही करेंगे, तेजस्वी यादव जी। आखिर में चलते चलते जो युवा राजनीति में आना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राजनीति में आए, लेकिन अब पहले अपने करियर पे ध्यान दीजिए। देश को, प्रदेश को, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, पढ़िए, लिखिए, खूब आगे बढ़िए। जो जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं आइए, लेकिन मजबूती के साथ आइए। एक स्वच्छ समाज के निर्माण में अपना योगदान दीजिए और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा बिहार, अच्छा भारतवर्ष, एक अच्छा देश बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। आखिर में आपको एक शब्द में ये जवाब देना है, दिलीप सिंह जी की निजी पहचान क्या है? राजनीतिज्ञ, समाजसेवी या व्यवसायी? देखिए, मेरा अपना निजी पहचान मेरा अपना है जी। अच्छे कर्म,
मेरे पहचान है, जी। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में हो। जी। अगर हम अच्छे हैं, समाज के लिए कुछ कर रहे हैं तो अच्छे हैं, अगर नहीं अच्छा कर रहे हैं तो बुरे हैं। जी, तो आपको ये पॉडकास्ट करके कैसा लगा मेरे साथ? कुछ 2 शब्द बोले ताकि मैं प्रेरित हूँ और नहीं, आगे बहुत अच्छा लगा। आप अच्छा से एक-एक प्रश्नों को आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। आपको शुभकामनाएँ हैं, उज्ज्वल भविष्य की आपका कामना करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम थे दिलीप सिंह जी के साथ। आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा से ये हमारा सफर शुरू हुआ था मनीष सिसोदिया जी के साथ। उसके बाद हम चंपारण में भी भीषम साहनी जी, भागीरथी देवी जी और तमाम और जो भी लीडर्स हैं उनसे हमने बात किया। तो लोगों का कहना था कि बैकुंठपुर जाइए, वो एक ऐसा विधानसभा है जिसकी जीत की चर्चा दिल्ली तक होती है। तो वहाँ पे हमने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया और जो वहाँ के 3 सबसे वरिष्ठ नेता हैं उन तीनों का पक्ष रखा। और आज हम थे आरजेडी के जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी के साथ। अब हमारी मुलाकात होगी पटना में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।